हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का क्लास 12 चल रहा था, चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अर्थात क्या सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आज हम लोग इस टॉपिक के पर चर्चा करेंगे और इसको डिटेल से जानेंगे, और साथ ही इस तरीके से पढ़ेंगे कि परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। पॉजिटिव, इसको पहली बात तो हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। सकारात्मक, और इसको आदर्शात्मक। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? इसका मेन जो है वो क्या है का अध्ययन करता है। और आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए, मतलब क्या है इसका, कि सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अर्थात क्रियाविधियां किस प्रकार काम करती हैं को बताता है। यानी कि आर्थिक समस्याएं जो होती हैं उसकी वास्तविक स्थिति या क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है, ये बताता है कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। यानी कि इसका संबंध केवल क्या है से है। यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है। इसका सरोकार इस बात से नहीं होता कि क्या होना चाहिए। ठीक है। और ये क्या करता है कि समस्या के हल हेतु कोई परामर्श प्रस्तुत नहीं करता, केवल यह बताता है कि समस्या की वास्तविक स्थिति है क्या। ठीक है। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? यह बताता है कि क्या होना चाहिए। इसका संबंध किससे है? क्या होना चाहिए। अर्थात यह विश्लेषण किया जाता है इस विधि इसमें कि क्रियाविधि क्या होगी। इसमें केवल क्या है कि क्रियाविधि क्या है इसका मतलब है, लेकिन इसमें बोलता है क्या होनी चाहिए क्रियाविधि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है। इस प्रकार के अर्थशास्त्र में क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई बुराई या अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण होता है। ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो समझ में आया ना? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साथ ही आप पीपीटी देखिए। मैंने प्रयास किया है कि पीपीटी को अच्छे से दिया है ताकि आप लोग नोट्स बना सको अच्छे से। ठीक है। अपने हिसाब से किताब से तो है ही, साथ ही खुद का भी कंटेंट है। ठीक है। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ्स इकोनॉमिक्स के लिए। और आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग अर्थ को जान लेते हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वास्तविक परिस्थितियों, तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन करता है। यह बताता है कि क्या है, व्हाट इज। मैंने आपको बताया ना पहले ही कि किसका अध्ययन करता है। व्हाट इज का मतलब क्या है। आर्थिक जो समस्या होती है उसकी क्रियाविधि की वस्तु स्थिति क्या है वो बताता है। ठीक है ना? क्या होना चाहिए वो नहीं बताता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसका अर्थ क्या है? सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वास्तविक परिस्थितियों, तथ्यों, घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी कि क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, जो तत्काल देखता है उसी का केवल अध्ययन करता है। वहां पे क्या है वो सोचता। ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होता है। यह वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इसमें व्यक्तिगत विचार या मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? इसका संबंध व्हाट इज से है, क्या है से है। यह आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति को बताता है ना? और ये क्या करता है? वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी
मतलब इसमें पाया जाता है, इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, इसमें व्यक्तिगत विचार मूल्य निर्णय शामिल होता है। तो आपको समझ में आया क्या होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका उदाहरण देख लेते हैं कि क्या है आखिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उदाहरण। भारत में बेरोजगारी दर 7% है। यह वस्तु स्थिति बता रहा है, तत्कालीन है ना, क्या है का बता रहा है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, ये भी क्या है बता रहा है, क्या है का व्यक्त कर रहा है। आप लोग देख रहे हो क्या? अगर कोई पूछता है भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, 7% है ना। इस तरीके से मतलब तत्कालीन समस्या का वो बता रहा है, स्थिति बता रहा है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, भी इसका उदाहरण है। पिछले वर्ष मुद्रास्फीति दर 5% थी, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको क्या है? जिससे इसमें क्वेश्चन करोगे भारत में रोजगारी दर क्या है, 7% है। आय बढ़ने पर उपभोग, आय बढ़ने पर क्या बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है ना। मतलब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा ना, तो मान लो कि वो आदर्शात्मक, सॉरी, सकारात्मक अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है, अर्थशास्त्र का वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? वास्तविक स्थिति का अध्ययन करती है और बताती है कि क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में क्या है। मानक अर्थशास्त्र, इसको आदर्शात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव को, इसमें नहीं आ रहा कलर, सॉरी, हो गया, थोड़ी सी रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई लगता है। एक सेकेंड, हाँ ओके, इधर तो ठीक है। हाँ, अभी ठीक हो गया। ओके, तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। आप लोग थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करिए, क्योंकि पैड पे लिखते हैं ना, तो पैड पे अच्छे से लिखने नहीं आता है मेरे को, इसमें थोड़ा उतना अच्छा अंदाजा नहीं मिलता है। अगर वो स्क्रीन वाला होता ना, स्क्रीन टच वाला, तो उसमें पूरा दिखता है, तो उसमें पता चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इसको आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र में बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, यह मूल्य निर्णयों और सुझावों पर आधारित होता है। ये क्या बताता है, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, है ना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह मूल्य निर्णयों पर आधारित होता है, अब व्यक्तिनिष्ठ होता है यह, ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसकी वैज्ञानिक जांच नहीं की जा सकती, और यह कल्याण और नीति के सुझावों से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थशास्त्र के समझाते हुए अंतर बताइए, ऐसे पूछ सकता है। या सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क पूछ सकता है, विपक्ष में तर्क पूछ सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे जाके पहले आप लोग जान लो कि आखिर होता क्या है। तो एक दो नंबर में भी पूछ सकता है, इसकी डिफिनेशन वगैरह, विशेषता वगैरह, है ना। और 4-5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें 2 नंबर का भी है तो भी बन जाए, 5 नंबर का है तो भी बन जाए। ओके, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कि क्या है उदाहरण। सरकार की सरकार को गरीबी समाप्त करनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में हो नहीं रहा है ना। सभी नागरिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, अमीरों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। ये है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, केवल आदर्श बनकर ही रह जाता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। लेकिन सकारात्मक में जो होता है वास्तविकता होता है ना। आप लोग समझ में आ रहा है ना उदाहरण से? बिल्कुल ही, कि सरकार की गरीबी समाप्त करनी चाहिए, वास्तविकता में होने, लेकिन क्या होना चाहिए ये बता रहा है ना। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मानक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या होता है आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थशास्त्र।
ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके अंतर, इनके बीच में आखिर क्या अंतर है। तो इसको आधार है कुछ अंतर के, तो अर्थ के आधार पे हम लोग देखें तो सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो अर्थ क्या होता है कि वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि मानक अर्थशास्त्र जो होता है वो क्या होना चाहिए इसका अध्ययन करता है ना। और जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मानक अर्थशास्त्र का कैसा होता है, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आप विशेषताएं पढ़ लेंगे तो इसका अंतर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग विशेषताएं अगर आप लोगों को याद है तो अंतर आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। तो वो क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित है, और मानक अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र मूल्य निर्णय एवं विचार पर आधारित है। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र का सत्यापन जांचा जा सकता है। ठीक है, और मानक अर्थशास्त्र को जांचना कठिन होता है। यह क्या किसका अध्ययन करता है, इसका मुख्य प्रश्न क्या है का, और ये क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति 6% है, लेकिन और उसका मानक अर्थशास्त्र का क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि ये अध्ययन कर रहा है, और वो क्या है का अध्ययन कर रहा है। मतलब अभी क्या है, अभी बोल रहा है कि मुद्रास्फीति की दर क्या है, तो ये बताओगे कितना है, वो बताओगे तत्कालीन, मान लो 6% है। लेकिन अगर आदर्शात्मक में क्या बोला जाएगा कि क्या होना चाहिए, मतलब कि आप अगले साल विचार करोगे उसमें क्या होना चाहिए कि 6% है तो 4% होना चाहिए ऐसा। तो ये कुछ इसमें अंतर है, तो आप लोग इसको अच्छे से डिटेल से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मेरा नोट जो है काफ़ी सिंपल है, आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर पाओगे, इसको नोट डाउन कर लोगे तो। ठीक है, कुछ सरल उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है ना, सकारात्मक कथन क्या है, मानक कथन क्या है, आदर्शात्मक। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% है। यह तथ्य है, एक तथ्य है, इसलिए यह सकारात्मक अर्थशास्त्र, यह एक तथ्य है क्योंकि एक निश्चित है ना। मानक कथन, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8% होनी चाहिए, यह एक सुझाव है, इसलिए मानक अर्थशास्त्र मतलब माना गया है, एक तरीके से मानना। मानक अब मतलब समझ रहे हो ना एकदम, जिसको मान रहे हैं हम लोग, वास्तविकता में ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, सकारात्मक में वास्तविकता में ऐसा है, वो बताता है, ये तथ्य तथ्य होता है एक तो। ठीक है, अब थोड़ा सा पक्ष विपक्ष में तर्क देख लेते हैं हम लोग कि आखिर सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क क्या है। यही जो है, ये आपका अगर इसको बोलोगे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि आदर्शवादी के विपक्ष में तर्क बताइए, तो यह अर्थशास्त्र का पक्ष में तर्क आदर्शवादी के विपक्ष में तर्क है। ठीक है, अगर वैसा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं इसी को। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं इसके पक्ष में तर्क क्या है। ओके, सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि क्या है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। फर्स्ट है वैज्ञानिक आधार। तो पहला तर्क है सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में, वो है वैज्ञानिक आधार। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों, आंकड़ों एवं प्रमाणों पर आधारित होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक माना जाता है ना। और सेकंड है वस्तुनिष्ठता, यह व्यक्तिगत विचारों एवं मूल्यों निर्णयों से मुक्त होता है, इसके निष्कर्ष भी निष्पक्ष होते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ होता है ना। थर्ड है सत्यापन संभव। सकारात्मक अर्थशास्त्र में सत्यापन संभव होता है क्योंकि यह वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होता है। ठीक है, आर्थिक नियमों की व्याख्या है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के कारण जो होता है और परिणाम स्पष्ट होते हैं, कारण और परिणाम स्पष्ट होते हैं, जैसे कि कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप भ्रम में रहोगे, इसमें जो है वो सामने रहता है। ठीक है, नीति निर्माण में सहायक, सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने के लिए वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है, जो सकारात्मक अर्थशास्त्र प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं कि ये वैज्ञानिक, पहली बात तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक पर आधारित है, और ये जो है वस्तुनिष्ठ भी है।
सत्यापन इसका संभव है। आर्थिक नियमों की यह व्याख्या करता है, जैसे कि कीमत बढ़ने पर मांग क्यों बढ़ती है। नीति निर्माण में सहायक है, भविष्यवाणी में उपयोगी है। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट है, इसी का अंतर्गत टॉपिक है मानक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क। मानक आदर्शवाद के पक्ष में तर्क, इसको हम लोग अगर पूछता है क्वेश्चन कि सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क बताइए, तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो मानक अर्थशास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए। यह आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा समाज के कल्याण से संबंधित सुझाव प्रदान करता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। सामाजिक कल्याण पर बल, सामाजिक कल्याण पर बल, और सॉरी, तो इसका फर्स्ट जो तर्क है, सामाजिक कल्याण पर बल दिया जाता है मानक अर्थशास्त्र में। मानक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ही समाज के अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देना है। नीति निर्माण में सहायक, यह सरकार को आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु उचित नीतियों बनाने में मार्गदर्शन देता है। थर्ड इसका जो होगा, वो है आर्थिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी। गरीबी हो गया, जैसे बेरोजगारी हो गया, आय असमानता हो गया, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी यह सुझाव प्रदान करता है। चौथा इसका हम बात करें तो है नैतिक और मानवीय मूल्यों का समावेश। यह केवल अधिक लाभ पर नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानव कल्याण जैसे मूल्यों पर भी ध्यान देता है। आदर्श आर्थिक व्यवस्था का मार्गदर्शन यह बताता है कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। विकासोन्मुख दृष्टिकोण, यह आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर में सुधार पर भी बल देता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता क्या है, मानक अर्थशास्त्र होता क्या है, इसकी विशेषताएं, अर्थ, है ना। फिर इसके बाद इन दोनों का अंतर देखते हैं। फिर इन दोनों के पक्ष में, यानी कि मानक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क हम लोगों ने पढ़े। फिर उसके बाद सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में हम लोगों ने तर्क पढ़े। आपको इन सबको याद करना है। तो हम लोगों ने अभी जो मानक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क कौन-कौन से बताए हैं? क्योंकि यह सामाजिक कल्याण में बल देता है, पहली बात तो, और ये सरकार के नीति निर्माण में भी सहायता करता है। और दूसरी बात क्या है कि आर्थिक समस्याएँ जो भी पैदा होती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। चौथा क्या है? यह नैतिक और मानवीय मूल्य, जैसे कि होता है न्याय, समानता, मानव कल्याण जैसे मूल्यों पर आधारित होता है, और उस पर ध्यान भी देता है। ठीक है? और पाँचवाँ है आर्थिक आदर्श आर्थिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करना। छठा विकासोन्मुख दृष्टिकोण, इसमें सामाजिक प्रगति और जन सुधार में बल देता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग का ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग उसका ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद उसके आगे की हम लोग क्लासेस लेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।